इति कथा नहीं इतिहास बताता हूँ, पथ चलते कथा सुनाता हूँ। आज दूसरा एपिसोड में प्रवेश करने से पहले आप सबों से आग्रह करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और आइकन बेल जरूर प्रेस कर दें। आप बंधुओं, एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे, विचार अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि भारतवर्ष के सही इतिहास अगर मिलेगा तो ये श्री प्रभात रंजन सरकार के द्वारा जो लिखित पथकथा है उसके माध्यम से मिलेगा। बाकी जो भी आप पढ़ रहे हैं विद्यालय में, वो एक्चुअली भारत का इतिहास नहीं है, वो विदेशियों के द्वारा लिखा हुआ बहुत हद तक मनगढ़ंत इतिहास है, जिसमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीयों को नीचा और कमजोर दिखाने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध के इतिहास के गवेषणा करते हुए श्री प्रभात रंजन सरकार गया शहर में पहुंचते हैं और वहां पर एक होटल में रुकते हैं। छोटा सा होटल था मगर उसमें सारी सुविधाएं थी। गवेषणा करते करते श्री प्रभात रंजन सरकार बहुत थके हुए थे तो सो गए गहरी नींद में। मध्य रात्रि में अचानक किसी ने उनका दोनों पैर पकड़ लिया। उनकी नींद खुल गई। देखते हैं कोई है नहीं आसपास में, लेकिन उनका पांव से सुगंध आ रहा था जूही फूल का। चारों तरफ ढूंढते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ ही देर में वहां पर एक पात्र रखा हुआ था, इत्र का पुराना पात्र था, उससे धुआं निकलने लगती है और उस धुआं से खुशबू निकलता है जूही फूल का। उसी धुएं के ओट में एक 20-25 साल का नौजुवक दिखाई देता है। उससे श्री प्रभात रंजन सरकार पूछते हैं कि तुम कौन हो, और वह कुछ जवाब नहीं देता है और वहां से धीरे धीरे खिसकने लगता है। देखते हैं कि चारों तरफ से दरवाजा बंद है। बंद दरवाजा में ही वो बाहर निकल गया। समझते देर नहीं लगा श्री प्रभात रंजन सरकार को कि यह कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि यह छाया मूर्ति है। इनका मन में इच्छा हुई उस छाया मूर्ति का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते कि निस्तब्ध रात में सुनसान सड़क पर आगे बढ़ते कि आगे आगे छाया मूर्ति, पीछे पीछे श्री प्रभात रंजन सरकार। छाया मूर्ति वहां से कुछ ही दूर पे फल्गु नदी में जाकर रुक गया और रुक करके बोलता है, अपने के हमारा साथे आवे में तकलीफ तो ना भइल ना? अगर तकलीफ भइल होई तो बुरा ना मानिया। यह सुनकर श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे पीछा कर रहा था कि तुम्हारा गंतव्य स्थल क्या है, कहाँ है। छाया मूर्ति ने कहा कि हम तोहरा के होटल से जानबूझ के उठा के यहाँ लल्ले मगध के इतिहास बतावेला। श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा, अरे रे तुम तो हमारे मुंह की बात छीन लिया। मैं तो मगध के इतिहास का ही गवेषणा कर रहा हूँ, चलो बताओ मगध के इतिहास के बारे में तुम क्या जानते हो। वह छाया मूर्ति बोलना प्रारंभ किया। उसने कहा कि जिस फल्गु नदी में अभी हम हैं, एक समय था जब इसमें सालों भर पानी रहता था, पानी से लबालब भरा हुआ रहता था। आज यह फल्गु नदी बरसात खत्म होते ही सूख जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय पूरे मगध क्षेत्र वन संपदा से भरा हुआ था, इसलिए प्रचुर मात्रा में वृष्टि होती थी, वर्षा होती थी। वर्षा के जल मैक्सिमम धरती के अंदर चला जाता था, बाढ़ नहीं आती थी, इसलिए नदी नाले तालाब में भरपूर पानी सालों भर रहता था। पूरा मगध क्षेत्र हरा भरा रहता था, खुशहाल था। लेकिन आज का मगध वह मगध नहीं रहा। आज का मगध आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हो गया, क्योंकि जंगल नष्ट हो गए। इस मगध के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय में यह मगध बहुत ही खुशहाल था।
धन धान्य से परिपूर्ण था, यहाँ की प्रजा चैन से रहती थी। लेकिन समय बदलता गया, धीरे धीरे अयोग्य राजा राजगद्दी पर बैठते गए और उन अयोग्य राजाओं में सबसे अयोग्य था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त बिल्कुल ही अयासी था, नशेड़ी था, चरित्रहीन था, अकर्मण्य था। उसके अकर्मण्यता के कारण उसके नजर के सामने विशाल मगध साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। अंग देश अलग हो गया, मिथिलांचल अलग हो गया, राढ़ अलग हो गया, सब अलग हो गया। लेकिन स्कंदगुप्त एक कुछ अच्छा काम भी किया। अपने समय में यूनिवर्सिटी में मागधी भाषा में शिक्षा दीक्षा का काम शुरू करवाया, मान्यता दिलवाया। तो संस्कृत के साथ मागधी भाषा में भी पढ़ाई होने लगी। फिर आगे उसने कहा कि कमजोर मगध प्रदेश को देख करके थानेश्वर का राजा राजवर्धन और अरार क्षेत्र के राजा शशांक लगातार हमला करते रहे। बंधुओं, ये दोनों राजा पर क्यों हमला कर रहे थे लगातार, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, ऐसे मगध क्षेत्र को कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए अलविदा। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।